हेलो एवरीवन, आई एम नीरज मौर्य फ्रॉम चंडीगढ़ एजुकेटर्स। ओके, तो हमने 581 का पार्ट 1 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 40 तक। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है। ओके, द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड्स in RPM at which an alternator can be driven at maximum जनरेट वोल्टेज एट 60 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज आर रिस्पेक्टिवली। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से पूछ रहा है, तो हमें अगर सिंपल स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। 120 एफ अपॉन पी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल पॉसिबल बोल रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम होने चाहिए, और मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स दैट इज 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम 60 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग देखें तो 120 डिवाइड बाई इंटू 60 डिवाइड बाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा 3600। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 60 हर्ट्ज। एंड अगर हम देखते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 50 हर्ट्ज डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3600 एंड 3000। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इन द थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट लोड व्हाइल द एक्साइटेशन इज एडजस्टेड टू गिवन यूनिटी पावर फैक्टर इफ द एक्साइटेशन। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आप कोशिश कीजिए कि भी कर्व और इन्वर्टेड भी कर्व से आप डील कीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो बहुत डिटेल में बताना, एक बार डिटेल में बता दिया जाए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट वही है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है, तो उसको मैं फिर भी सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दो ग्राफ आपके सामने बनाता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज इन्वर्टेड भी एंड दिस इज भी कर्व। अगेन सेम मैं अगर यहाँ पे भी बना दूँ तो दिस इज इन्वर्टेड भी एंड दिस इज अगेन भी। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ होता है हमेशा ये फील्ड करंट होता है। अब हम बोलो सर सेम क्यों बना रहे हो, एक्चुअली मैं एक जनरेटर का बना रहा हूँ और एक मोटर का बना रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्यों होता है वो सारी चीजें हम फुल कोर्स में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे यहाँ पे अगर देखिए तीन केसेज लेते हैं, फील्ड करंट ज्यादा तो आपका एक्स का मतलब क्या है एक्साइटेशन ज्यादा। तो ए वाला जो एरिया है दैट इज ओवर एक्साइटेशन, ये जो एरिया है दैट इज अंडर एक्साइटेशन, और ये जो है दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है। अगेन इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम बात कर लें तो ये जो एरिया है दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर, यहाँ पे आपका एरिया क्या है ओवर एक्साइटेशन, और ये क्या है अंडर एक्साइटेशन। ठीक है। अब कैसे ये यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि लिमिट से ज्यादा फील्ड करंट ज्यादा देंगे तो ओवर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट को बढ़ाना, और एक लिमिट से कम देंगे तो अंडर एक्साइटेशन। ठीक है। ये सारी चीजें हम वैसे तो डिस्कस करते हैं, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट हो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो देखिए ओवर एक्साइटेशन की जरूरत जनरेटर में कब पड़ती है, जब हमारा पावर फैक्टर होता है लैगिंग, जब पावर फैक्टर होता है लैगिंग, और ये आपका हो जाता है लीडिंग। और अगर आपको जनरेटर का याद हो गया तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, सिंपली जस्ट अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा लीडिंग, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लैगिंग। ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जनरेटर है वो ओवर एक्साइटेशन पे लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, अंडर एक्साइटेशन पे लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है, और ये जो मोटर है वो ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है, और यही यही वजह है कि हम इसको सिंक्रोनस मोटर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे अंडर एक्साइटेशन पे लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है वो हमने बताया नहीं, तो सिंपल सी बात याद रखो आप, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। अगर मैं ब्लू से लिख रहा हूँ तो दैट इज पावर फैक्टर, दैट इज पावर फैक्टर, और यहाँ पे जो ये आपका येलो है दैट इज आर्मेचर करंट। ठीक है। तो ये आप अगर ये देख रहे हो ये वाला ग्राफ, तो ब्लू करंट पावर फैक्टर और ये आर्मेचर करंट। खैर, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर है। ओके, जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो जनरेटर आपके सामने है, ये है जनरेटर।
ठीक है, ऑपरेटिंग ए कांस्टेंट लोड व्हाइल द एक्साइटेशन इज एडजस्टेड टू गिवन यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका एक्साइटेशन है। अब क्या बोला, इफ द एक्साइटेशन इज नाउ इंक्रीज्ड, एक्साइटेशन इंक्रीज मतलब ओवर एक्साइटेशन, तो अब यहाँ पे देखो आपका पावर फैक्टर क्या हो जा रहा है, लैगिंग हो जा रहा है। सो आंसर विल बी बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस मशीन का। ठीक, ओके। अब यहाँ पे एक आपका आंसर हो गया, अभी आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसी तरह इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे। अगर बोलता कि एक लिमिट से कम दे रहे हैं तो पावर फैक्टर लीडिंग, और यही अगर बोल देता मोटर है ओवर एक्साइटेशन कर रहे हैं तो पावर फैक्टर लीडिंग, अंडर एक्साइटेशन हो रहा है तो पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, इस तरीके से काफी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। एक्चुअली बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन का। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या पूछा गया है कि शाफ्ट पावर। तो एक बात समझिए, आप जब आपने पढ़ा होगा जो पावर फ्लो होता है, सबसे पहले क्या होता है, रोटर इनपुट पावर। ठीक है, उसके बाद उसमें से लॉस होता है कौन सा, रोटर कॉपर लॉस। फिर जो बचता है वो क्या होता है, ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। फिर इसमें से भी लॉस होता है मैकेनिकल लॉस, और क्या बचता है, पी शाफ्ट। अब इसके लिए देखिए एक ट्रिक है सिंपल सा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए याद रखिए। आपसे अक्सर एग्जाम में यही पूछता है कि आपसे इनपुट दे देगा या पीजीएमडी दे देगा और आपसे ए पूछ लेगा तो आपका स्लिप भी दे देगा। तो सिंपल याद रखिए, कभी भी पी इनपुट का रेशियो, पी कॉपर का रेशियो, पी जीएमडी का रेशियो हमेशा सिंपली 1/s/1 - s। अगर आपको ए पॉइंट याद है तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए दिखाता हूँ कैसे। सपोज यहाँ पे आपको दिया क्या है, पहले आपको क्या जीएमडी है, नहीं, ये क्या है, शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर में जब अपन मैकेनिकल लॉस जोड़ेंगे तब हमें जीएमडी मिलने वाला है। तो जीएमडी कितना हो जाएगा, 2700, दिस इज शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉसेज 180, तो आपका कितना हो गया, 2880, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, पीजीएमडी, ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। ठीक है, ओके। ये सारी चीजें विजुलाइज कराते हैं आपको, सारी चीजें आपको जो लोग पहली बार देख रहे हो रहा होगा कि उनको ये क्या चल, मतलब ये कहाँ से जीएमडी क्या है, इनपुट क्या, कॉपर, बस ये सारी चीजें आपको जब आप क्लासेस लगाते हो प्रॉपर तो पूरी विजुलाइज कराई जाती है, पूरा डायग्राम दिखाया जाता है। ठीक है, खैर यहाँ पे एक देखिए, ये तो आपका पीजीएमडी है 2880 वाट। अब यहाँ से पूछा क्या गया है, रोटर ओमिक लॉस, मतलब जिस चीज को जो दिया हुआ है और जो पूछा गया है अब हम उसी से मतलब रखेंगे। ठीक है, अभी रोटर इनपुट के बारे में नहीं है तो इसलिए हमें उससे लेना देना नहीं। पूछा क्या है, रोटर ओमिक लॉस मतलब पी कॉपर की वैल्यू, क्या पूछा है, पी कॉपर की वैल्यू डिवाइड बाई एस। देखिए यहाँ पे डिवाइड बाई, देखिए आप सिंपल समझिए कि पी कॉपर, चलो ऐसे ले लेते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी जीएमडी मतलब इसका और इसका रेशियो और देन इसका और इसका रेशियो, एस एस डिवाइड बाई 1 - s। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया, रोटर कॉपर या ओमिक लॉस, दैट इज पी कॉपर। तो एस की वैल्यू कितनी है, 4%, नीचे भी 1 माइनस मतलब उससे क्या हो जाएगा 0.0। अब चलो कुछ लोगों को इतना जल्दी कैसे हो, देखो अगर स्लिप है 4 तो मतलब कितना हो गया 0.04। ठीक है, तो बेसिकली s/1 - s है, तो 0.04 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.04, 1 - 0.04, तो बेसिकली कितना हो गया 4/96, और ये कितना हो गया 1/224, मतलब 1/24। दिस इज व्हाट, s/1 - s की वैल्यू इनटू जीएमडी, जीएमडी की वैल्यू कितनी आई है 2880। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज 30 सेकंड 40 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 24 1 टाइम्स, 4 8, 24 2 टाइम्स, और आपका आंसर हो जाएगा दैट इज बी। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। हो सकता है किसी में रोटर इनपुट दे दे और आपसे, तो अगर सपोज रोटर इनपुट दे दिया, जीएमडी पूछ रहा है और स्लिप दे दिया, तो आप क्या करोगे, पी इनपुट डिवाइड बाई पी जीएमडी इंटू 1/1 - s, एज सिंपल एज दैट। मतलब हमें जिससे मतलब जो हमें गिवन है, जो पूछ रहा है उसका रिलेशन लेंगे, बाकी एक को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इंडक्शन जनरेटर डिलीवर्स पावर एट, एक सिंपल सी लाइन याद रखना, कभी भी इंडक्शन जनरेटर को जो रिएक्टिव पावर को इसको रिक्वायरमेंट होती है, तो ए बस बार से जिसमें एक्टिव, मतलब आप ये समझो कि जो इंडक्शन जनरेटर होता है ए बस बार को एक्टिव पावर दे रहा होता है और वहां से एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या कर रहा होता है, ले रहा होता है। क्योंकि कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसको रिएक्टिव, जो सिंक्रोनस मशीन है तो यहाँ पे, या फिर असिंक्रोनस है, उसको क्या चाहिए होता है, बेसिकली रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये रिएक्टिव पावर ये बस बार से ही लेगा। ठीक है, क्या करेगा, बस बार से ही लेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये ले रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, पावर आपका ले रहा है। तो देखिए आप सिंपल समझिए कि जब ये पावर ले रहा है, कहने का मतलब किसके लिए ले रहा है, एक्साइटेशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड क्रिएट करने के लिए। फील्ड में क्या लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है। फील्ड में क्या लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये पावर क्या कर रहा है, तो ये पावर बेसिकली अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इंडक्शन जनरेटर पावर, या फिर इंडक्शन जनरेटर अब्जॉर्ब पावर, कौन सा पावर, क्यों कौन सा पावर, कौन सा पावर, लैगिंग पावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडक्टर, एक तरीके से इंडक्टर कॉइल लगाया होगा आपने फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात हो इंडक्टिव बिहेव करेगा। तो इंडक्शन जनरेटर अब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब अगर इसी को दूसरे वर्ड में बोलें, अगर इसी को दूसरे वर्ड में बोलें, देखिए अब ये ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, इंडक्शन जनरेटर अब्जॉर्ब तो पूछा नहीं है। तो इंडक्शन जनरेटर अब्जॉर्ब पावर एट लैगिंग, अब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर, अब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसी वर्ड को या इसी सेंटेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, इट डिलीवर्स, इट डिलीवर्स, इट डिलीवर्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल आप समझिए कि इंडक्शन जनरेटर क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर अब्जॉर्ब करता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे डिलीवर की बात कर रहा है, तो लैगिंग अगर वहां पे अब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर हमें डिलीवर शो करना है, डिलीवर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लीडिंग। जैसे आप बोलते हो कि किसी को मैंने उससे 100 रुपए देने हैं, या फिर उससे बोलोगे कि उससे मुझे -100 रुपए लेने हैं, तो बात एक ही है बट कहने का तरीका अलग है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, वहां पे मैंने माइनस लगाया हुआ था। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन द सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस बाय 20%। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, दो मेथड से देखते हैं। ठीक है, एक कन्वेंशनल और एक आपका क्या करते हैं, एग्जाम टाइम के हिसाब से मेथड देखते हैं। तो देखो जिसको नहीं पता होता तो क्या करता है कि T1 अपॉन T2, हमें ये तो सबको इतना तो सबको पता है कि टॉर्क कोई सा भी हो इंडक्शन, यहाँ पे इंडक्शन मशीन में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो बेसिकली क्या बोल सकता है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि जो V2 है वो क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है 20% से। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1, V2 को कितना रिड्यूस किया जा रहा है, 80% से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.8, क्योंकि V2 इक्वल टू वॉट, 0.8 टाइम्स ऑफ V1। क्या कितना किया जा रहा है, देख लो आप, 20% से रिड्यूस किया जा रहा है, मतलब कितना बचा, 0.8% का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो। तो T2 कितना आ जाएगा, बेसिकली 8.8 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर इंटू T1, या फिर T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64/100 इंटू T1। अब कहोगे सर कि परसेंटेज कैसे निकालें, तो परसेंटेज होता क्या, परसेंटेज अगर आपको बेसिकली निकालना है कि टॉर्क में कमी कितनी होगी, तो क्या करोगे आप, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो T1 तो चलो T1 ही है, T2 कितना हो गया, 64/100 इंटू T1 डिवाइड बाई T1, T1 कैंसिल। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 100 माइनस 64 दैट इज 36। इसमें परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, 36% आ जाएगा। दिस इज द आंसर। अब ये तो कन्वेंशनल तरीका हो गया कि इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, दिस इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट दिस। ठीक है, बट अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं।
देखो आप सिंपल सा याद रखो कि आपको पता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है कितने से, 20% से, तो मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो T2 है वो बेसिकली V2 को कितना किया जा रहा है, V2 को कितना किया जा रहा है 0.8, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 0.64 इंटू V1 स्क्वायर। अब देख लो कितना रिड्यूस हो रहा है, पहले V1 था, अभी कितना हो रहा है पॉइंट, अभी कितना 0.64 थे, रिड्यूस कितना हुआ 1 माइनस 0.64 दैट इज 36%, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 36%। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे सपोज यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता कि हम वोल्टेज को 10% बढ़ा रहे हैं, हम वोल्टेज को 10% बढ़ा रहे हैं, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भी स्क्वायर, भी स्क्वायर, ये जनरल क्वेश्चन है, मैं अपने से फ्रेम कर रहा हूँ, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या लिखोगे 1.1 इंटू 1.1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 1.1 का होल स्क्वायर इंटू V1। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर लोगे ना, जब आपने ऐसा लिखा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 1.21 इंटू V1, तो मतलब जो आपका T2 होगा दैट विल इंक्रीज बाई 21%। ये शॉर्टकट है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये बहुत इजी वे में आपका हो जाएगा, ठीक है। खैर जब मैं इस वक्त मतलब 3-4 न्यूमेरिकल के साथ जो पहली बार पढ़े हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, बट 2-3 न्यूमेरिकल के साथ ये सारी चीजें क्लियर करा दी जाती हैं। खैर तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आया था 36%, तो आंसर विल बी 36%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब इसमें क्या है कि आयरन कोर इज इंसर्टेड, मतलब एक सिंपल सा क्या हुआ है कि एयर कोर्ड कॉइल है, एयर कोर मतलब कोई कोर ही नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई कोर ही नहीं है, दिस इज व्हाट एयर कोर्ड कॉइल। अब बोला जा रहा है कि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें कोर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब कि एक ही बात है, आप चाहे बोलो कि कोर के अंदर कॉइल या फिर कॉइल के अंदर कोर, कोर, ठीक है, तो कहने का मतलब आपने अभी से क्या बना दिया आयरन कोर्ड कॉइल, पहले एयर था इसके ऊपर आपने आयरन दे दिया, तो अभी ये बेसिकली आप वाला ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, आपका जैसे यहाँ पे प्राइमरी पे ए ट्रांसफार्मर और इस तरीके से, तो ये बेसिकली आपका नॉर्मल सा ट्रांसफार्मर हो गया। तो पहले जब एयर कोर था और जब आयरन कोर है, तो उस दोनों केस में बोला है कि इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इंडक्टेंस याद रखना L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। अब ये जो फाई है दिस इज नॉट द लीकेज फाई, कहोगे सर कि एयर में तो सारा लीकेज हो रहा है तो वो ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ये वो फ्लक्स है जो बेसिकली आपका प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से पाथ कंप्लीट करते हुए बीच में कोई ड्रॉप हो रहा है, ये इतना जान लीजिए कि ये जो यहाँ पे जाएगा, जैसे आप एक सिंपल सा एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि अब जो एयर होता है वो क्या होता है फ्लक्स का अपोज कर रहा होता है, एयर फ्लक्स का अपोज कर रहा होता है, तो जब फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा तो उसके उस वाले ड्रॉप को बोल रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि वो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्स। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्लक्स ज्यादा तो इंडक्टेंस ज्यादा, और फ्लक्स किस केस में ज्यादा होगा, जब हमारा बेसिकली जब हमारा कोर होगा, जब हमारा कोर मटेरियल होगा, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि शायद मुझे करेक्शन की जरूरत है तो प्लीज़ बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर्स रिक्वायर्ड टू मेजर द रियल पावर इन एन फेज। एन फेज सिस्टम इतना याद रखो, आपका अगर एन फेज सिस्टम है, एन फेज सिस्टम है, तो कहने का मतलब चाहे वो बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, हमेशा इसका आंसर क्या होता है n-1, ठीक है, क्योंकि उसी में से हम एक को ले लेते हैं कॉमन, मतलब उसमें से जितने भी फेजेस हैं, जैसे आपको बोला जाए कि 3 फेज 4 वायर या फिर 3 फेज 3 वायर, तो इन दोनों के लिए चाहे वो बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, दोनों ही केसेज में मिनिमम, मैं मिनिमम पूछ रहा हूँ मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, मिनिमम वाट मीटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 2 वाट मीटर, ठीक है, चाहे वो 3 फेज 4 वायर हो चाहे वो 3 फेज 3 वायर हो, सिंपल। ओके, आगे देखते हैं 48, बोल्ट सॉरी बेल्ट कन्वेयर्स ऑफर्स, बेल्ट कन्वेयर्स, तो कन्वेयर बेल्ट तो जो आप टाइप ऑफ पट्टा एंड पुली देखते हो, तो ऑब्वियस बात है दैट ऑफर्स
हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर आर्क हिटिंग द इलेक्ट्रोड यूज फॉर मेड अप ऑफ। तो अब देखो यहाँ पे ये आर्क हिटिंग के लिए इलेक्ट्रोड जो बना होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, याद रखना आप। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या था, व्हेन अ सोडियम वेपर लैंप इज स्विच्ड ऑन, इनिशियली याद रखना आपका जो कलर हो जाता है वो कितना कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वो जाके येलो हो जाता है, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, पिंक ही। यहाँ पे जो सोडियम वेपर लैंप है उसका जो स्टार्टिंग कलर है या इनिशियली कलर है दैट इज पिंक। ठीक है, ओके। द लैंप दैट कॉज रेडियो इंटरफेरेंस इज, तो फ्लोरेसेंट लैंप इज द कॉज ऑफ रेडियो इंटरफेरेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व रिप्रेजेंट। ये देखो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल, चलो कुछ लोग को लग रहा है सारी साइंस का क्वेश्चन आ गया, मैं अगर इलेक्ट्रिकल में पूछूं तुमसे कि एरिया अंडर करंट एंड टाइम, तब क्या बोलोगे, तो याद रखना जो Q होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज होता क्या है बेसिकली, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। आप इसे बहुत बड़े लेवल, थोड़ा सा ये तो स्मॉल लेवल पे हो गया, इंटीग्रेशन लेवल पे सिंपली आई इंटू टी पढ़ लेते हो, आई इंटू टी। तो याद रखना जब प्रोडक्ट हो रहा है तो कहने मतलब वो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। तो अगर कोई आपसे पूछता कि एरिया अंडर करंट एंड टाइम, तो इंटीग्रेशन एरिया, तो क्या बता रहा है आपको, चार्ज। इसी तरीके से अगर आपसे कोई यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम किसका प्रोडक्ट है बेसिकली, किसका प्रोडक्ट है, डिस्टेंस का। किसका है, डिस्टेंस का। तो इसका मतलब क्या बताएगा, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। इतना याद रखना कि जब आपका एरिया होता है वो आपका यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट, अगर यहीं पे ऐसे पूछ लेता कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे ग्राफ दे दिया कि क्यू और टाइम में ग्राफ दे देगा, अब पूछेगा कि मतलब कुछ इस तरीके से, चलो स्लोप भी दे दिया, आपका इसका स्लोप दे दिया कि 5। अब आप इससे क्या बता सकते हो, तो बेसिकली आई होता क्या है, आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो जो इस ग्राफ का स्लोप रहेगा वही हमारा करंट रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारा कैसा, क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 54, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। याद रखना जो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स होता है उसे हम कंसीडर ही नहीं करते एवरेज स्पीड निकालने के लिए। सो आंसर विल बी ए। आगे देखते हैं, अ 1 मिली एम्पियर अमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम टू बी कन्वर्टेड टू 1 एम्पियर अमीटर। ओके, तो देखो इससे दो क्वेश्चन फ्रेम होता है, एक अमीटर से रिलेटेड, एक वोल्ट मीटर से। तो अमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम, व्हाट इज एम, न्यू करंट डिवाइड बाई ओल्ड करंट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन देखते हैं बट अभी वो फुल कोर्स में जब हम देखते हैं तब देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर हर एक चीज का मैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन की कोई चीज बताता नहीं हूँ। आई थिंक आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, बट जब हम फुल कोर्स कर रहे होते तो वहां पे सारी चीजें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 प्लस आर, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि एक, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए एक होता क्या है, मान लीजिए सिंपल सा एक अमीटर है। ठीक है, एक अमीटर है मान लीजिए। अब इसमें क्या है कि इसका एक्सटेंशन करना है, तो हमें एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि रेंज बढ़ाना कि मतलब अगर 10 एम्पियर मेजर कर पा रहा है तो अभी 100 एम्पियर कर ले। तो ये जो 10 एम्पियर ये तो फिक्स है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जा सकता। तो मतलब एक करंट यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिससे हमें करंट ले जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और वोल्टेज जब वोल्ट मीटर का एक्सटेंशन करते हैं उस केस में बोलते हैं मल्टीप्लायर। उस केस में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। याद रखना मल्टीप्लायर किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। और शंट रेजिस्टेंस किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। और ये जो मटेरियल होना चाहिए दैट शुड हैव 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसीलिए कांस्टेंटन या मैग्नीन हम यूज करते हैं। एंड दिस रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे इस कांस्टेंट और मैग्नीन का
यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टेम्परेचर एरर को खत्म करने के लिए एक अलग से स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगता है, जिसका रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से 20 to 30 टाइम ज्यादा होता है। खैर वो डिटेल में डिस्कस, यहाँ पे अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ए मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस था Rm, अभी आपने एक एक्सटेंशन में रेजिस्टेंस लगाया दैट इज RSH, दैट इज RSH। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस आर एम डिवाइड बाई आर एस एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस आर एम डिवाइड बाई आर एस एच। अब न्यू करंट कितना है देख लो, 1 एम्पियर। कितना है, 1 एम्पियर। ओल्ड करंट कितना है, मिली एम्पियर, तो 10 के पावर -3। 1 प्लस आर एम की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100, और आर एस एच की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। इसी तरह अगर वोल्ट मीटर का होता तो एम इक्वल टू क्या हो जाता, न्यू वोल्टेज डिवाइड बाई ओल्ड वोल्टेज इज इक्वल टू 1 प्लस, वहां पे जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे थे ऊपर, वहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा, और मीटर रेजिस्टेंस नीचे रहेगा। खैर ये पूछा नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे आर एस एच की वैल्यू देखते हैं, तो ये 1 बाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 डिवाइड बाई आर एस एच। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आर एस एच कितना हो जाएगा, बेसिकली 999, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 999। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए अभी एक बार जाएगा ना तो पॉइंट कर दिया, तो यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये बेसिकली 1 जाएगा, देन 0 0 एंड 1 ओम। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस। आर एस एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.1001। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, तो 56 में क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज विथ एक्यूरेसी विद इन द रीजनेबल लिमिट्स। याद रखिएगा, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थर्मोकपल की होती है, इसको आप मेगा हर्ट्ज तक यूज कर सकते हो। रेक्टिफायर है, इसको आप किलो हर्ट्ज तक यूज कर सकते हो। मूविंग आयरन है, इसको आप 125 हर्ट्ज तक यूज कर सकते हो। इसको भी कुछ किलो हर्ट्ज तक के आसपास इलेक्ट्रोडायनोमीटर को आप यूज कर सकते हो, बट बहुत मिनिमम। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको यहाँ से दिख रहा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा, थर्मोकपल का। ठीक है, आगे देखते हैं 57, बर्डन ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। बर्डन मतलब पावर होता है, याद रखिएगा। बर्डन मतलब ये बर्डन यूज किया जाता है सीटी के लिए, याद रखिए बर्डन किसके लिए यूज किया जाता है, सीटी के लिए, सीटी के जो पावर के लिए। ऑब्वियस बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी का ट्रांसफर पावर सेम होता है। ठीक है, तो बर्डन किसके लिए यूज किया था, पावर के लिए। तो यहाँ पे पावर के लिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे दिख रहा है, पावर का एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी, क्योंकि भी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं, लाइट लोड एडजस्टमेंट फॉर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर आर यूजुअली डन एट। सिंपल है इसका आंसर, 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है। ठीक है, ओके। डायाफ्रेम हैज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 किलो हर्ट्ज। ओके, तो एंड बोथ इट्स डायमीटर एंड थिकनेस आर हाफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो जो डायफ्राम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस डिवाइड बाई आपका जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक है, थिकनेस, और तो डायमीटर को अगर आप हाफ कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं आप रेडियस को भी हाफ कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, थिकनेस इज हाफ डिवाइड बाई ए, आपका रेडियस भी क्या कर रहे हो, आप हाफ कर रहे हो, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या जाएगा, 1/2 या फिर सिंपली 2, मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी होने वाला है दैट विल बी डबल। तो 30 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाने वाली है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 60 किलो हर्ट्ज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, फीडबैक एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प्स इन। ठीक है, ओके, इतना याद रखिए, जो फीडबैक एम्पलीफायर होता है, फीडबैक यहाँ पे जो आपका एम्पलीफायर होता है, देखो फीडबैक लगाते क्यों है, बेसिकली फीडबैक हमेशा इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो कंट्रोलिंग जो आउटपुट है कंट्रोल कर पाओ। जैसे फीडबैक, जैसे हमारा जो अभी जो ऑटोमेटिक आयरन होता है, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपके सामने हो सकता है, अगर आपको जैसे उसमें होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है,
तो दिस इज द कंट्रोलिंग, दिस इज द कंट्रोलिंग। तो एक्चुअली इसमें फीडबैक होता है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन ला करके, आउटपुट का कुछ पोर्शन ला करके हमें इनपुट मतलब इनपुट साइड से डिसाइड करना होता है कि जो भी आउटपुट जा रहा है क्या उसकी क्वालिटी सही है, क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या क्या उसमें चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये काम होता है फीडबैक का। ठीक है, जैसे होता है ना कि टीचर के फीडबैक दे रहे हो कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ वो चीज होती है फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब क्या हुआ, आपने जो भी चीज जितनी भी चीजें टीचर ने बोली, आप उसमें से आपका अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो आप जज करके बता सकते हो कि हाँ टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अब जीरो नॉलेज के साथ तो कोई नहीं जज कर पाएगा कि चलो फिफ्थ क्लास का बच्चा बैठा दिया मेरे सामने, तो काइंड ऑफ उसको तो नॉलेज नहीं है तो वो कैसे जज करेगा। तो कहने मतलब आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं फीडबैक लगाने के लिए भी, तो उस आउटपुट का कुछ पोर्शन ला के आप इनपुट को सुधारने के लिए, ठीक है, उसको जो दिया जाता है दैट इज द फीडबैक। तो कंट्रोलिंग इट्स आउटपुट, ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। तो फीडबैक बेसिकली इंप्रूव करने का काम करता है। खैर आगे देखते हैं, पीबीसी कंडक्ट कैन वरीड इन, वो भी बात है, तो प्लास्टर में भी हो जाएगा, लाइम में भी हो जाएगा, कंक्रीट में भी हो जाएगा, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। द 555 टाइमर हैज, द 555 टाइमर हैज। तो यहाँ पे एक चीज देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 कि अच्छा आपने सुना भी होगा कि कितने टाइमर कितने स्टेबल होते हैं, कितने, एक होता है स्टेबल, एक होता है बाई स्टेबल, और एक होता है मोनोस्टेबल। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे कोई भी स्टेट स्टेबल ना हो, या फिर मोनो बाई स्टेबल मतलब कि दोनों ही ऑन ऑफ दोनों ही स्टेबल हो, और एक मोनोस्टेबल की सिर्फ एक ही कंडीशन स्टेबल हो। तो स्टेबल, बाई स्टेबल, मोनोस्टेबल, ये टोटल कितने हो गए, दैट इज 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। ओके, यहाँ पे जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम एन एसआर फ्लिप फ्लॉप बाई यूजिंग 2 एडिशनल। ओके अच्छा, यहाँ पे तो पूरा स्ट्रक्चर बनाना बेसिकली पूरा कन्वर्जन ही बताना पड़ेगा। तो आप कन्वर्जन वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वहाँ पे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो एक कन्वर्जन आपका किस गेट से किया जाता है, बेसिकली एंड गेट से किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64। तो विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर रिजल्ट्स इन अ लीस्ट डिले, लीस्ट डिले मतलब सबसे कम डिले। तो याद रखना जो एक काउंटर होता है, देखो यहाँ पे एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है असिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइजेशन, मतलब साथ साथ। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सिंपली हर एक बिट को अलग इंडिविजुअली और पैरेलल में सप्लाई दी जाती है। जैसे असिंक्रोनस में क्या है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, फिर आउटपुट दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट। बट सिंक्रोनस काउंटर में क्या है, सबको इंडिविजुअली एक साथ सप्लाई दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है दिस इज द फास्टेस्ट, या फिर बोल सकते हैं लीस्ट डिले। ओके, 65। थायरिस्टर इज द रेशियो ऑफ होल्डिंग करंट टू लेचिंग करंट। देखो होल्डिंग करंट होता क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, एक होता है लेचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। तो अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो थायरिस्टर है उसमें 4 लेयर होते हैं, यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ पे कैथोड होता है। तो जब ये एनोड करंट हम मतलब वो एनोड करंट जिसपे आपका थायरिस्टर गारंटीड ऑन हो जाए उसको बोलते हैं आईएल, लेचिंग करंट। और इस करंट को एक लिमिट से कम लाने पे आपका थायरिस्टर ऑफ हो जाए तो दैट इज होल्डिंग करंट। मतलब सिंपल देखो, ये आपके हाथ में है, आप कितना मतलब विद द हेल्प ऑफ गेट यू कैन कंट्रोल एनोड करंट। ठीक है, कि मतलब एक बार वो बात अलग है कि एक बार ऑन होने के बाद गेट करंट की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो भी सप्लाई दी है उसके हिसाब से गेट करंट आपका जा रहा होगा। चलो सपोज मतलब एनोड करंट, अब एनोड करंट इज अ वेरिएबल। अगर एनोड करंट बढ़ते 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 IL के बराबर आ गया तो इसका मतलब अब 100% आपका थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। और अगर सपोज घटा रहे हो, एनोड करंट घटते 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 अगर IS से कम हो गया, मतलब होल्डिंग करंट से कम हो गया, 100% क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सो लेचिंग करंट इज रिलेटेड टू ऑन कंडीशन और होल्डिंग करंट इज रिलेटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस और वो टर्न ऑन प्रोसेस। ठीक है, तो लेचिंग करंट इज रिलेटेड विद टर्न ऑन प्रोसेस,
होल्डिंग करंट इज रिलेटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस। तो आई होप, खैर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैं आपको IL और IH हालांकि पूरा डायग्राम के साथ बताना होता है, बट अभी चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है। तो IL की वैल्यू क्या होती है, सिंपली आप ये समझो कि IL बड़ा होता है डोमिनेटिंग, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उससे के बाद ऑन हो जाएगा, और एनोड करंट घटाएंगे 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 तब आपका IH आएगा। तो 2 से 3 टाइम्स होता है आपका कितना, IH। तो अगर आपसे सपोज क्वेश्चन में पूछा होता कि लेचिंग करंट डिवाइड बाई होल्डिंग करंट, तो आपका आंसर क्या होता, 2 से 3 के बीच में जो भी आंसर होता वो आप बता देते। बट अगर पूछा क्या है यहाँ पे, होल्डिंग करंट डिवाइड बाय लेचिंग करंट, तो आप क्या करोगे, 1/2, चलो बीच में ले लेते हैं सिंपली। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो अगर जैसे को 1/2 ले लिया तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 0.5। तो 0.5 ठीक है, और 1/3 लिया तो कहने 1/3 ले लिया तो 0.33। तो कहने का मतलब इसके बीच में ही ले लेते हैं, तो इसके बीच में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, द डायोड इन कट इन वोल्टेज एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डायोड इन कटिंग वोल्टेज एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप रिस्पेक्टिवली। तो देखो इसमें जो आपका यहाँ पे देखो क्या है, कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअली बोथ आर नियरली सेम। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। ठीक, 66 का ए। ओके, देन 67, कैल्विन डबल ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि ये किसके लिए, लो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, और मेगर फॉर हाई रेजिस्टेंस। 68, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। सिंपली आप देखिए कोई भी आपका डायोड, क्योंकि डायोड की मैक्सिमम वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी दैट इज 30 वोल्ट के अप्रॉक्स, उससे ज्यादा अगर आप वोल्टेज दोगे AC सप्लाई, तो ऑब्वियस बात है 1 सेकंड में 50 बार वो रिवर्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम पहले क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि जो सेकेंडरी का वोल्टेज है दैट इज VM, तो यहाँ पे जो आप थायरिस्टर लगाओगे उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, किस कंडीशन में, क्या पूछा, मैक्सिमम वोल्टेज रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में हमें पता है थायरिस्टर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है तो जो वोल्टेज, अगर सिंपल KVL बुक की बात करें तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, ओके। उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे हम क्या, दिस इज व्हाट, FET इज व्हाट, याद रखना, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार्जिंग से, जैसे कि यहाँ से कंडक्शन नहीं हो रहा था, जैसे BJT या करंट कंट्रोल, बट मॉसफेट या फिर सॉरी FET के 2 टाइप होते हैं, JFET एंड मॉसफेट। ठीक है, ओके। आप चाहे तो JFET अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे दिया हुआ है एक लेक्चर, अभी लेटेस्ट ही अपलोड किया हुआ है। JFET आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। खैर, तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे देखो वोल्टेज कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कराया तो बेसिकली यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग ज्यादा है, यहाँ पे कम वोल्टेज कराया तो कम है। तो इस तरीके से अपन वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस करते हैं। और याद रखना, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस में करंट नहीं फ्लो हो रहा होता। तो करंट फ्लो नहीं होता कहने का मतलब नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 एंड लास्ट। बी यूज क्रिस्टल ऑस्किलेटर फ्रीक्वेंसी, सॉरी ऑस्किलेटर because it gives high output voltage, it works high efficiency. Okay, हाँ, this one it the frequency of oscillation remains sufficiently constant, that's why we use crystal oscillator. ठीक है, in most of the cases जब भी हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट चाहिए होता है। ठीक है, ओके। अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा, फिर कोशिश करेंगे जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से मैं अगला पेपर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।